मालेगांव ब्लास्ट एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झिंझोर कर रख दिया था। उसमें बहुत सारे आरोपी बनाए गए थे, लेकिन तकरीबन 17 साल बाद कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। कोर्ट ने ये माना कि ये लोग उसके दोषी नहीं थे और उनमें से एक व्यक्ति थे सुधाकर द्विवेदी। सुधाकर कानपुर से संबंधित थे, उनका परिवार यहीं पे रहता है। और अब जबकि कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है, उसमें से सुधाकर द्विवेदी को भी बरी कर दिया। सुधाकर के परिजन, उनके भाई पुष्कर द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन 17 सालों की त्रासदी परिवार ने कैसे झेली, उनको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा, कितने मुश्किलें आईं और आज जब 17 साल बाद ये फैसला आया है, उनके घर में खुशियाँ आई हैं, तो फिर किस तरह का माहौल है। हमारे साथ हैं पुष्कर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका जो परिवार है वो कब से कानपुर में रह रहा था? मतलब आप हो गए, सुधाकर हो गए और साथ में आपके माता पिता होंगे या उनकी पत्नी होंगी, तो शुरुआत से बताइए कि कब से कानपुर में रह रहे थे? लगभग 60-65 सालों से हम लोग कानपुर में रहते हैं। हमारे ताऊ जी कानपुर में ही आए। कानपुर में उन्होंने अपना व्यवसाय किया, नौकरी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। फिर मेरे पिता आए। पिता ने की पहली मेरे एयरफोर्स में नौकरी लगी, लेकिन एयरफोर्स की नौकरी उन्होंने छोड़ के पुलिस विभाग की नौकरी को सन 68 में ज्वाइन किया। और 68 से वो बिना किसी कलंक के, बिना किसी आरोप के पूरी नौकरी उन्होंने सेवानिवृत्त होने तक की। और ये घटना चूँकि स्वामी जी सुधाकर द्विवेदी जी, जिनका इस समय वर्तमान नाम स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं, जो शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर में पड़ती है, उस पर 16 मई 2003 को उनका अभिषेक हुआ था। काशी विद्वत परिषद ने उनका अभिषेक किया था। देश के सभी प्रतिष्ठित अखबारों में वो आया था। और उस पीठ पे जाने को लेके तत्कालीन सरकार और वहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार, उससे चूँकि वो पीओके क्षेत्र में पड़ती थी, तो काफ़ी चीज़ों को लेके तलखियाँ जिसको कहते हैं, तलखियाँ भी हुई और चीज़ें चलती रहीं। और कांग्रेस के भी बहुत से बड़े मंत्री, अधिकारी, यहाँ तक कि स्वयं एपीजे अब्दुल कलाम ने भी, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति थे, जिनको हम लोग बहुत आदर भाव से देखते हैं, उनसे भी स्वामी जी की मुलाकात हुई और इन विषयों पे चर्चा हुई, पीओके के विषय पे। उस दौरान ही 2008 में मुझे याद है कि महाकाल मंदिर में कार्यक्रम था। उसमें ही साध्वी जी से भी, और जो कि पुरोहित जी, कर्नल पुरोहित जी, पूर्व से ही उनके जम्मू कश्मीर क्षेत्र में काम करने की वजह से बहुत से सेना के अधिकारी और बहुत से लोग उनके संपर्क में थे। तो उस कार्यक्रम में वो मिलने आए और ऐसा कहा जाता है कि कथित तौर पे एक झूठी थ्योरी गढ़ी गई कि देश को गुमराह करने के लिए, एक पॉलिटिक्स की, वोटों को डाइवर्जन करने के लिए निश्चित तौर पर कोई भी सरकार होती है, चाहे किसी भी, वो अपने वोट बैंक को ध्यान रखती है, लेकिन वोट बैंक के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ वोट बैंक के लिए ही इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए जिससे देश की दिशा और दशा बदल जाए। अगर हम मालेगांव की बात करें तो जैसे सुधाकर जी, तो आपने बताया कि कानपुर में थे पहले, उसके बाद सालों साल पहले यहाँ से चले गए, फिर आपने बताया कश्मीर में जाके उन्होंने दीक्षा लिए वहाँ पर। उसके बाद जो ये मालेगांव है, ये कहाँ से आ गया? क्या आप लोग कभी मालेगांव गए, कभी आपने खुद देखा है? मैं बताता हूँ। ये मेरी उनसे व्यक्तिगत मैं मुलाकात करने गया, मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जगह को तो छोड़ दो, मैंने अभी नाम का भी इसका जिक्र नहीं सुना है, ये मालेगांव कौन सी जगह पे पड़ता है। और बेल होने के बाद बाई रोड वो दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जाते समय सभी लोग साथ में थे, 30-40 लोग साथ में थे हम लोग। रास्ते में जगह पड़ी, चूँकि हम लोग बाई रोड ही जा रहे थे और उज्जैन दर्शन करते हुए जाना था, तो रास्ते में जगह पड़ी, तो देखे गए कि इस नाम ने ही जीवन की पूरी दशा और दिशा मेरे बदल दी। तो वो बहुत कष्टप्रद क्षण थे, जिसको हम लोगों ने किस तरीके से, मैं उस समय कुछ ऐसा करता नहीं था, मैं कोचिंग पढ़ाता था, मैं 12th तक की कोचिंग पढ़ाता था, फिजिक्स पढ़ाता था। और पिताजी मेरे रिटायर थे, जिम्मेदारियां थीं, मानसिक दबाव भी था, लेकिन सब महादेव ने रक्षा की।
आपके जो दर्द है वो आपकी आंखों में आज भी दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद क्या हुआ था? कभी आप मुंबई गए क्या केस के बहुत बार सिलसिले गया। में मैं और बहुत अपने बार भाई के बहुत जो बार बचाव है उसको करने में? तब क्या हुआ था जब आप पहली बार गए मुंबई स्टेशन पे, जब आप उतरे तो क्या हुआ? मैं पहली बार, ये 12 नवंबर सन 2008 की घटना है, और वो मुझे जानकारी के अनुसार वो अयोध्या जा रहे थे और रास्ते से उनको कहीं से वो किया गया और तत्कालीन जगह पूछी गई तो आसपास के स्वाभाविक रूप से जो निकट की जगह होती है या निकट का व्यक्ति होता है उसे बताता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ घर वो है। तो फिर वो, मैं तो था नहीं घर पर, आए उन्होंने घर में तमाम ये देखी, वो तलाशी की, वो की, लेकिन कुछ ऐसा था ही नहीं जो मिले। और सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से और मानसिक दबाव हम लोग के ऊपर भी बहुत था। फिर करते हुए पिताजी मेरे रिटायर हो चुके थे, रिटायर हुए भी उनको लगभग 5-6 वर्ष हो गया था। मैंने कहा पापा परेशान ना हो, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा क्या होता है। मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने कुछ मंत्री या कुछ सहयोगी से संपर्क साधने की थी, तो सबने आश्वासन तो दिया, क्योंकि वो सब खुद घबराए हुए थे। जो आज मैं किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहता हूँ, आज शीर्ष बड़े पदों पे हैं, मंत्री हैं या बड़े पदाधिकारी हैं, मैं किसी का नाम लेके नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि परेशान मत होइए, सत्य की जीत होगी, आप धैर्य रखिए, ये आश्वासन दिया। और मैं इस विश्वास के साथ गया कि मैं चलता हूँ, देखता हूँ, मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वहाँ पर संपर्क करूँगा। मैं एलएलबी उस समय कर रहा था, फिर मैंने एलएलबी, मेरा उस समय ड्रॉप भी हो गया उसी वजह से, इसलिए मेरी एलएलबी भी थोड़ी देर से हो पाई। मैं वहाँ पहुँचा, 26/11 का दिन था, मैं फ़र्स्ट टाइम मुंबई पहुँचा और CST VT स्टेशन पे उतरा। मेरा एक मित्र साथ था, अरुण कुशवाहा। मैं CST VT स्टेशन पे उतरा और स्टेशन से उतर के अभी मैं थोड़ी दूर गया ही था, मतलब लगभग मुझे लगता है कि 10-12 किलोमीटर दूर या आधे घंटे का टाइम, और मैं कुछ खा रहा था। तब तक मुझे पता लगा कि एक बड़ा अटैक हो गया है CST पे, VT पे। अब मेरे मन में ये घबराहट आई कि अब ये गलती कर रहे हैं, फंसा ही रहे हैं, तो अब ये किस तरीके से कहाँ किसको क्या जोड़ दें। और मेरे पास तो इतना ना सिस्टम था, ना मेरे तंत्र थे, ना मेरे पास ऐसा कोई पैरोकार था, कौन क्या करेगा। मैं बहुत घबरा गया। मैं वहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर एक हमारे मित्र हैं, समाज कल्याण में अधिकारी हैं, मित्र हैं, और उन्होंने कहा नहीं परेशान ना हो, तो मेरे पास आओ, मैं सब जानता हूँ, ये सब चीज़ों से परेशान होने तो बिल्कुल वो ना हो। हमने कहा भैया जब ये गलती कर रहे हैं, फंसा ही रहे हैं ये किसी को, तो कभी भी किसी तरीके कुछ भी कर सकते हैं। खैर अगले दिन तुरंत ही वो हुआ कि कसाब और ये और वो चीज़ें सब खुल के वो आई। मैं 28 तारीख को फर्स्ट टाइम ATS काला चौकी ATS ऑफिस गया। ATS ऑफिस में मेरी प्रथम मुलाकात हुई उनसे। बताया, उन्होंने कहा कि ऐसा है, परेशान ना हो, आने वाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा प्रभु रक्षा करेंगे। और चलता रहा, हम लोग आते जाते रहे। 2-4-6 महीने में जब भी समय मिलता था मैं जाता था। अगर हम बात करें इन 17 सालों की, तो परिवार में कितनी दिक्कतें झेलने को मिली? क्योंकि एक घर का जो व्यक्ति है वो इस तरह की चीज़ों में फंसा हुआ है, और अब तो कह सकते हैं कि झूठे आरोपों में फंसा हुआ है, और 17 साल हो गए। कैसी त्रासदी आपको, आपकी पत्नी को, उनकी पत्नी को, पिताजी को कितनी झेलनी पड़ी? मैं पूर्णतः विश्वास के साथ प्रथम तो ये बात कहना चाहूँगा कि हम सबको पूर्णतः विश्वास था कि इस घटना में सत्य की ही जीत होगी, क्योंकि मतलब जिसको कहते हैं ना, आग लगती है तो धुआं उठता है, कहीं से कहीं किसी भी तरीके का दूर दूर तक किसी तरीके का कुछ था ही नहीं कि उसको ये बना पाते। उस घटना के लगभग 5-6 सालों तक भी तत्कालीन गवर्नमेंट रही, जिस गवर्नमेंट की ये घटना है, लेकिन वो कहीं भी कुछ भी किसी तरीके का कुछ भी नहीं कर पाए। बहुत टॉर्चर भी किया गया उनको, हर तरीके के वो किया गया, लेकिन सत्य सत्य होता है। और मैं भी कुछ नहीं कर रहा था। बहुत सी परेशानियाँ, बहुत से लोग तरह तरह, क्योंकि जब एक साथ 1000 कैमरे, 1000 अखबार बोलते हैं तो मैं अपने मुंह से कितने लोगों को क्या कहूँगा। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद कहूँगा अपने उन मित्रों का जिनने उन विपरीत समयों में भी हम लोग को जाना कि नहीं ये किस स्वभाव के लोग हैं, कैसे लोग हैं। क्योंकि मेरे पिता का भी पूरा जीवन काल निष्कलंक गुजरा
सबका भी गुजरा, लेकिन ये दुख की क्षण। आज खुशी के मौका है, आंसू ज़रूर पुरानी बातों को सोच के निकल रहे हैं, लेकिन आज तो खुशी का मौका है पूरे परिवार के लिए। आज जब ये फैसला आया तब पूरे परिवार में किस तरह का माहौल हुआ? जब आप लोग को सबसे पहले पता चला, आपको, आपकी पत्नी को, पिताजी को, जब सबको पता चला तो क्या माहौल था घर का? और साथ में समाज के लोगों का भी, क्योंकि उस समय ऐसे बुरे वक्त में क्या होता है कि समाज ही आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन अब क्या माहौल है? निश्चित रूप से खुशी का माहौल है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं थी, ये पूरे समाज पर एक आरोप लगाया गया था। और ये थ्योरी वर्गीकरण की, हिंदू मुस्लिम की, और यकीन मानिए कि उस दौरान भी बहुत से लोग रहे, ऐसा है मुझे बहुत से मुस्लिम व्यक्ति भी मिले घटना के दौरान ही, वो सब जानते थे, लेकिन वो पूर्व परिचित थे, तो वो भी स्वभाव से परिचित थे, तो जानते थे कि ये एक पॉलिटिकल भी विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं से ना कहीं से मन में उनके क्या हो मैं तो नहीं जानता अंदर, लेकिन पूर्णतः विश्वास पे ईश्वर की आस्था के साथ हम लोग बढ़ते रहे और सत्य की जीत हुई। निश्चित रूप से ये अपार खुशी का विषय है, हमारे लिए तो बहुत खुशी का विषय है। अब जो फैसला आया है पुष्कर जी, तो अब इसके बाद आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि फैसला आ गया है, आप लोगों को मतलब आपके भाई को रिहाई भी मिल चुकी है, बरी हो चुके हैं, तो आप क्या इससे संतुष्ट हैं? देखिए, बेल आउट तो वो लोग सब बहुत पहले ही हो गए थे, लेकिन एक जीवन का लंबा काल, लंबा समय जिसको कहते हैं, जो उसमें जानना चाहिए, सामाजिक जीवन में थे, वो बहुत से विषयों पे थे। एक उनका कॉन्सेप्ट था नक्षत्र वाटिका, जो पूरे देश में उनकी 1,08,000 लगाने का वो था, और उसका भी चल रहा था उनका, उन विषयों पे वो कर रहे थे, लेकिन जो जीवन का समय खराब हुआ, और शारदा सर्वज्ञ पीठ, जिस पीठ पे वो पीठाधीश्वर थे या जिस पीठ के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, वो 5,000 वर्ष पुरानी पीठ है, जहाँ तक मैंने उसको पढ़ा और जाना है, जितना मैं जानता हूँ। जीवन के संघर्ष में कम से कम ये तो हो, जो सामाजिक और समय की तो क्षतिपूर्ति हो नहीं सकती, लेकिन ये तो कम से कम होना ही चाहिए कि सत्य को अधिक से अधिक प्रसारित किया जाए, जिससे उस व्यक्ति का जीवन का समय तो जो खराब हो गया वो हो ही गया, उसकी मान प्रतिष्ठा वापस हो सके। मैं इतना ही कहना चाहूँगा जी। तो आप थे पुष्कर द्विवेदी, जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि 17 साल की त्रासदी किस तरह से परिवार ने झेली है, एक झूठे आरोप जो कि लगाए गए, और अब कोर्ट ने उस पूरे पे मुहर लगा दी है कि जो भी आरोपी उसमें थे वो सभी निर्दोष थे, सभी को बरी कर दिया गया है, और उसमें से एक सुधाकर द्विवेदी भी थे। सुधाकर के बरी होने के बाद अब पूरे परिवार में खुशी की लहर है, और उनका यही मानना है कि सब ऊपर ईश्वर की कृपा से हुआ है। जिन लोगों ने साथ दिया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।